नमस्कार। आज हम पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ पर बात कर रहे हैं। खासकर जो पंजाब प्रांत में गंभीर स्थिति बनी हुई है उस पर गहराई से नजर डालेंगे। जी। और ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े या घटनाएं नहीं बता रही, बल्कि जो तस्वीरें हैं, जो जानकारियां हैं, उनके जरिए स्थिति की गंभीरता साफ दिखती है। मानवीय संकट कैसा है, बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं, उसकी एक पूरी तस्वीर मिलती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस रिपोर्ट से जो अहम बातें निकल रही हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। इसमें हम देखेंगे करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की क्या स्थिति है, जो काफी चिंताजनक बताई जा रही है। आसपास के गांवों पर बाढ़ का क्या असर हुआ है, नदियां क्यों उफान पर हैं। हाँ। और इस पूरी आपदा के बीच भारत पाकिस्तान से जुड़ी जो कुछ बातें सामने आई हैं उन पे भी बात करेंगे। स्रोत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो वाकई झकझोर देने वाली हैं। रिपोर्ट में रावी नदी के किनारे जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है जी, उसकी तस्वीरें हैं। पूरा परिसर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। ये देखना ही अपने आप में बहुत बहुत चिंताजनक है। यकीनन किसी भी आस्था के केंद्र का इस तरह आपदा की चपेट में आना हमेशा दुखद होता है। ये सिर्फ एक इमारत का डूबना नहीं है ना, ये तो लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है जो संकट में है। और रिपोर्ट बताती है कि ये संकट कितना गहरा था। ताबिक गुरुद्वारा परिसर में पानी 5 फीट से भी ज्यादा बढ़ गया था। 5 फुट? हाँ, तो ये सिर्फ ढांचे का नुकसान नहीं है, वहां जो लोग मौजूद थे उनकी जान का भी सवाल था। बताया गया है कि 100 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर गुरुद्वारे के कर्मचारी ही थे, वो वहीं फंस गए थे। और उनको निकालने के लिए फिर जाहिर है फौरन कोशिशें शुरू हुई। स्रोत बताता है कि नावों का इस्तेमाल हुआ। हाँ। और यहाँ तक कि ये हेलीकॉप्टर को भी लगाना पड़ा बचाव कार्य में। अच्छा। अब सिर्फ नावों से काम ना चलना और हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। उन लोगों तक पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा होगा। सही कहा। ये स्थिति बनी क्यों, इस पर रिपोर्ट इशारा कर रही है कि करतारपुर कॉरिडोर के पास ही एक धसी बांध है। वो टूट गया, जिसके कारण पानी का बहाव सीधे गुरुद्वारे की तरफ आ गया और पूरा परिसर पानी में डूब गया। अच्छा, तो ये वजह थी। जाहिर है ऐसे में जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो पाकिस्तान की पंजाब सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगा रही थी स्थिति को संभालने के लिए। और ये समझना भी जरूरी है कि ये जो तबाही है ये सिर्फ करतारपुर साहिब तक ही रुकी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है, प्राकृतिक आपदाओं का असर बहुत बड़े इलाके पे पड़ता है। रिपोर्ट हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दूसरे इलाकों की तस्वीरें भी दिखाती हैं। हाँ। जहां मंजर शायद और भी भयावह है। कई गांवों को तो पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। हाँ, वो तस्वीरें भी बहुत विचलित करने वाली थी। लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं, अपने मवेशियों को लेकर, जो भी थोड़ा बहुत सामान समेट पाए उसे लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। पुलिस है, बचाव कर्मी है, वो नावों के जरिए लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। और यहीं पर पंजाब प्रांत का जो महत्व है पाकिस्तान के लिए वो और ज्यादा उभर कर आता है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि पंजाब पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। इसे पाकिस्तान का फूड बास्केट कहा जाता है, खाद्य आपूर्ति का केंद्र। हाँ, सही। ये वो इलाका है जो एक तरह से पूरे देश का पेट भरता है। और सिर्फ खेती ही नहीं, पाकिस्तान की जो कुल आबादी है लगभग 24 करोड़, उसका करीब आधा हिस्सा इसी पंजाब प्रांत में रहता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस बाढ़ का असर सिर्फ फौरी तौर पर जान माल के नुकसान तक ही नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। जब देश का अन्न का कटोरा ही डूब रहा हो तो इसके दूरगामी परिणाम तो होंगे ही। खाद्य सुरक्षा पर संकट आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ये सब बातें दिमाग में आती हैं। स्रोत का ये बिंदु उठाना हमें बाढ़ की भयावहता के एक अलग ही स्तर का एहसास कराता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक जोखिम है। जब किसी देश की खाद्य सुरक्षा और आबादी का इतना बड़ा हिस्सा एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर इतना निर्भर हो, तो वहां आई ऐसी आपदा एक राष्ट्रीय संकट बन जाती है। सही। सप्लाई चेन टूट जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लाखों किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। ये सब तो तात्कालिक असर है, लेकिन इसका असर महीनों, शायद सालों तक महसूस किया जा सकता है। पुनर्निर्माण और इससे उभरने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत लंबी और बहुत महंगी होने वाली है। अब थोड़ा इस विनाशकारी बाढ़ के कारणों की तरफ देखते हैं। रिपोर्ट में जो मुख्य वजह बताई गई है वो है दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में हुई जबरदस्त मानसूनी बारिश। हाँ। और खासकर रावी नदी का जो उफान है उसका जिक्र प्रमुखता से किया गया है। हाँ, देखिए, अत्यधिक मानसूनी बारिश तो पहला कारण है ही,
लेकिन इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है और जो नदी प्रणाली है उसे समझना भी जरूरी है। यहाँ सिंधु नदी प्रणाली काम करती है। इसमें कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। जी। ये नदियां जीवन भी देती हैं, लेकिन मानसून के चरम पर या जब हालात असामान्य हो तो ये विनाश का रूप भी ले लेती हैं। रिपोर्ट हमें इसी जटिलता की ओर इशारा करती है। और यहीं पर 1960 की जो सिंधु जल संधि है, इंडस वाटर ट्रीटी, हाँ, उसका जिक्र भी आता है रिपोर्ट में। ये संधि अक्सर चर्चा में रहती है, खासकर जब पानी का बहाव ज्यादा या कम होता है। सही कहा। ये संधि इस पूरे क्षेत्र के जल प्रबंधन की बुनियाद है एक तरह से। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलुज। इनके पानी पर भारत का नियंत्रण है, जबकि 3 पश्चिमी नदियां, सिंधु, चेनाब और झेलम, इनके पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। ये बंटवारा दशकों से चला आ रहा है, लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है तो ये व्यवस्था दबाव में आ जाती है। तो अभी इन नदियों की क्या स्थिति बताई जा रही है रिपोर्ट में? क्या सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं? रिपोर्ट के अनुसार स्थिति काफी गंभीर है। झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, ये 4 नदियां खतरे के निशान के पास या उससे भी ऊपर बह रही हैं। अच्छा। और बात सिर्फ बारिश की नहीं है। स्रोत पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये भी बताता है कि लगातार बारिश के साथ साथ भारत के 2 बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण भी इन नदियों का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ा है। ये पानी छोड़े जाने वाली बात अक्सर ऐसे बाढ़ के समय में एक संवेदनशील मुद्दा बन जाती है ना? बिल्कुल। हालांकि ये संधि की प्रक्रियाओं का हिस्सा भी हो सकता है, पर मौजूदा हालात में ये तनाव पैदा कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक पहलू है। सीमा पार बहने वाली नदियों का प्रबंधन हमेशा से जटिल रहा है। संधि में पानी छोड़ने से पहले सूचना देने के प्रावधान तो है, लेकिन जब दोनों तरफ भारी बारिश हो रही हो और नीचे की ओर पहले से ही बाढ़ की स्थिति हो, तो ऊपर से आने वाला अतिरिक्त पानी स्थिति को और बिगाड़ सकता है, विस्फोटक बना सकता है। स्रोत इस बिंदु को उठाकर हमें इस आपदा के एक और जटिल आयाम से रूबरू कराता है, जहां मतलब प्राकृतिक कहर के साथ मानवीय प्रबंधन के फैसले भी जुड़ जाते हैं। इस पूरी गंभीर स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझा है और लाहौर और पंजाब के दूसरे हिस्सों में बाढ़ को लेकर असाधारण खतरे की चेतावनी जारी की है। असाधारण खतरा? जी, उन्होंने अगले 48 घंटों को बेहद अहम बताया है, जिसका मतलब है कि उन्हें डर है कि स्थिति अभी और बिगड़ सकती है। ये सिर्फ एक सामान्य बाढ़ की चेतावनी नहीं है, ये एक उच्च स्तरीय अलर्ट है। और खतरा इतना बड़ा है कि शायद नागरिक प्रशासन के बूते से बाहर होता दिख रहा है। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि 6 जिलों में सेना को मदद के लिए बुलाना पड़ा है। 6 जिलों में? हाँ, इन जिलों में लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नरोवाल और ओकाड़ा शामिल है। सेना की तैनाती अपने आप में संकट कितना बड़ा है, इसका सबूत है। हाँ, जब बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़े तो ये साफ हो जाता है कि आपदा का स्तर बहुत ऊंचा है। बिल्कुल। और स्थानीय संसाधनों पर बहुत भारी दबाव है। ये दिखाता है कि कितने बड़े इलाके में और कितने ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने के लिए किस स्तर के संगठित प्रयास की जरूरत पड़ रही है। इस पूरी त्रासदी और बचाव कार्यों के बीच रिपोर्ट भारत की भूमिका का भी एक दिलचस्प पहलू सामने लाती है, खासकर मानवीय नजरिए से। ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है। रिपोर्ट बताती है कि भारत ने तवी नदी में आई तेज बाढ़, ये नदी जम्मू से बहकर पाकिस्तान में जाती है, इसकी पूर्व सूचना पाकिस्तान को कूटनीतिक माध्यमों से दी थी। अच्छा। ये एक महत्वपूर्ण संवाद था, खासकर जो मौजूदा रिश्ते हैं दोनों देशों के, उसके संदर्भ में। इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है रिपोर्ट में? क्या ये सिर्फ एक मानक प्रक्रिया थी या कुछ और? स्रोत के अनुसार ये कदम मानवीय आधार पर उठाया गया था। तर्क ये दिया गया कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं सरहदों को नहीं पहचानती। सही बात है। और ऐसी स्थिति में सूचना साझा करना जान बचा सकता है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि भले ही भारत ने रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया हो, इस कदम से भारत शायद ये संदेश देना चाहता है कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवाद से है, न कि बाढ़ की मार झेल रहे आम इंसानों से। ये एक तरह की मानवीय सिग्नलिंग हो सकती है। ये बात तो महत्वपूर्ण है कि आपदा के समय चाहे रिश्ते कितने भी कड़वे क्यों ना हो, मानवीयता को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए।
एक छोटी सी सूचना भी शायद कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं एक साझा खतरा होती हैं और उनसे निपटने के लिए अगर किसी भी स्तर पर कितना भी सीमित क्यों ना हो सहयोग या कम से कम संवाद होता है तो उसे सकारात्मक ही माना जाना चाहिए। स्रोत का ये कहना कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध है, ना कि आम जनता के, इसी मानवीय दृष्टिकोण को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि संकट के समय प्राथमिकताएं कैसे बदल सकती हैं या कम से कम बदलने की कोशिश की जा सकती है। कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो आज तक की ये वीडियो रिपोर्ट हमें दिखाती है कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत इस समय एक भीषण बाढ़ की चपेट में है। जी, भारी मानसूनी बारिश और उफनती नदियों ने भारी तबाही मचाई है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का पानी में डूबना इस त्रासदी का एक बड़ा प्रतीक बन गया है, लेकिन असल तबाही का पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा। अनगिनत गांव हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हाँ, और जैसा कि रिपोर्ट और पाकिस्तानी अधिकारियों की चेतावनियां बता रही हैं, जी, ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं। आने वाले दिन और हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बारिश का दौर अगर जारी रहता है तो आशंका है कि स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये न सिर्फ एक तात्कालिक मानवीय चुनौती है, बल्कि इसके दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम भी होंगे जिनसे पाकिस्तान को जूझना होगा। जी। पुनर्वास और पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आगे। तो आज हमने इस चर्चा में आज तक की रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई इस भयानक बाढ़ की गंभीरता को समझने का प्रयास किया। जी, हमने देखा कि कैसे करतारपुर साहिब जैसा महत्वपूर्ण स्थल इसकी चपेट में आया, कैसे अनगिनत गांवों को खाली करना पड़ा और कैसे सिंधु नदी प्रणाली की नदियां इस समय कहर बरपा रही हैं। हमने इसके पीछे के कारणों को देखा, सिंधु जल संधि का जो जटिल संदर्भ है उसे समझा और बड़े पैमाने पर जो बचाव कार्य चल रहे हैं जिसमें सेना की भूमिका भी शामिल है, इन सब पहलुओं पर भी गौर किया। ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये बाढ़ इतनी विनाशकारी क्यों साबित हो रही है। और एक अहम बात जो इस पूरी चर्चा से उभर कर सामने आई वो है इस प्राकृतिक आपदा के बीच मानवीयता का पहलू। हाँ, और सीमा पार संचार की एक छोटी सी झलक, जैसे भारत द्वारा तवी नदी की बाढ़ की पूर्व सूचना देना, जो दोनों देशों के बीच मौजूदा तनावपूर्ण माहौल के बावजूद एक महत्वपूर्ण कदम था, जैसा कि स्रोत ने प्रस्तुत किया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे साझा संकट कभी-कभी जो स्थापित राजनीतिक समीकरण होते हैं, जो तनाव होते हैं, उनसे ऊपर उठकर सोचने का अवसर प्रदान करते हैं।